सुबह यही दिखा ऐसे इस इंसिडेंट को ब्लडी संडे बोलते हैं। इसके बाद पूरी कंट्री स्ट्राइक्स होने लगी। स्टूडेंट बॉडीज ने कंप्लेन किया अबाउट लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज एंड यूनिवर्सिटीज भी लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर और जो भी मिडिल क्लास वर्ग थे उन्होंने यूनियन ऑफ यूनियंस एस्टैब्लिश किया। उन्होंने डिमांड किया कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनना चाहिए और ये रेवोल्यूशन की वजह से ज़ार ने अलाउ कर दिया एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनाने का, व्हिच इज कॉल्ड बट ज़ार ने फर्स्ट ड्यूमा बने यानी कोई भी तरीके से उनकी अथॉरिटी को कोई उनके पावर्स कोई छीन उनकी इसकी वजह से थर्ड डूमा से बाहर ही रखा। द फर्स्ट वर्ड ये तो हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की थोड़ी बात बता दी थी कि वहाँ पर फूड क्राइसिस हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन अब ये जो ब्लडी संडे हुआ उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर ब्लडी संडे कॉज्ड सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस, उसके बहुत भयानक परिणाम हुए। ठीक है, तो ब्लडी संडे के परिणाम अच्छे नहीं थे। नाउ let us write down that the incident of Bloody Sunday. तो वो उनके जो लीडर थे फादर गैटॉप को, है ना, गैटॉप को मार दिया गया और फिर उसके बाद और भी लोगों पर ओपन फायर कर दिया गया। तो 100 लोग वो मर गए, 300 लोग घायल हो गए। ठीक है, अब देखिए, सो आफ्टर दैट द इंसिडेंट ऑफ ब्लडी संडे, ओके, ब्लडी संडे की वजह से क्या हुआ कि स्ट्राइक्स हो गई। तो कमिटीज एंड यूनियंस वर डिक्लेयर्ड इलीगल। सो जो जार थे उन्होंने क्या किया, जार डिक्लेयर्ड कि उसके अगेंस्ट में लोग खड़े हो रहे हैं। सो डिक्लेयर्ड जो बहुत सारी कमेटीज थी, चाहे वर्कर्स कमेटीज थे, कमेटीज एंड यूनियंस, वर्कर यूनियन होती है, मजदूर यूनियन, मजदूर एकता संघ, तो यूनियंस वर बैंड। और ये तो जार ने किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि सेवरल रेस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटीज, कि कोई अब पॉलिटिक्स नहीं कर सकेगा। ठीक है, सो सेवरल रेस्ट्रिक्शंस वर और भी इम्पोज कर दिया। ठीक है, सेवरल रेस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटीज। ये 22 जनवरी 1905 के बाद, 22 जनवरी वो ब्लडी संडे हुआ। तो उसके बाद अब जार और सख्त हो गया कि कहीं कुछ हो ना जाए। ठीक है, सो अब जरा देखिए कि अब यहाँ से थोड़ा सा हम फिर से पहले चलते हैं जो हमने आपको पढ़ाया कि ब्लडी संडे के बाद क्या हुआ। यहाँ से देखें, इसके बाद पूरी कंट्री में स्ट्राइक्स होने लगी। स्टूडेंट बॉडीज ने कंप्लेन किया लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज एंड यूनिवर्सिटीज भी बंद होने लगी। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर और जो भी मिडिल क्लास वर्कर्स थे उन्होंने यूनियन ऑफ यूनियंस एस्टैब्लिश किया और उन्होंने डिमांड किया
कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए, और ये रेवोल्यूशन की वजह से जार ने अलाउ कर दिया एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनाने का, विच इज कॉल्ड डूमा। बट जार ने 75 डेज के अंदर ही डिसमिस। यहाँ तक लिखेंगे कि उसकी वजह से ड्यू टू ब्लडी संडे, ठीक है, इसके कॉन्सिक्वेंस, इसके रिटेलिएशंस देखने को मिले लोगों में, यानी प्रतिक्रिया। लोगों को अगर मार दोगे तो प्रतिक्रिया नहीं होगी, तो इसलिए ड्यू टू दिस कंट्री वाइड, सो कंट्री वाइड स्ट्राइक्स had taken place, बहुत सारी स्ट्राइक हुई। सर वो टेस्ट में मिलेंगे सरकारी आपके दे देंगे प्लेस, और डॉक्टर्स, लॉयर्स, इन सब लोगों ने, स्टूडेंट्स, इन लोगों ने क्या कर दिया, क्विट कॉलेजेस एंड स्कूल्स, ठीक है। तो ये लॉयर्स लेफ्ट प्रैक्टिसेस, उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी, और इसके अलावा स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ने क्या किया, एंड टीचर्स। सर इनका समझ में आता है स्टूडेंट और टीचर की उनसे क्या फायदा होता है? ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का विरोध है, मतलब हम वहाँ सारे संस्थान, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, संस्थान हैं, और सरकार ने बना रखी है न्याय व्यवस्था, हम तुम्हें न्याय देंगे। लॉयर उससे फ़ायदा उठाते हैं। लॉयर ने कहा हम तो तुम्हारा केस ही नहीं लड़ेंगे, बैठे रहो जजों से कहा, तो सब ठप नहीं हो गया सरकारी संस्थान, क्योंकि जज क्या है, एक न्याय व्यवस्था सरकार की, हम सरकार का कैसे विरोध कर सकते हैं अब कि हम आपके इसमें कॉपरेट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ने क्या किया, ये लेफ्ट कॉलेज, और इसके अलावा अगर डॉक्टर्स अपने प्रैक्टिस छोड़ दे तो उसका भी एक तरीके का प्रेशर आता है गवर्नमेंट पर। गवर्नमेंट के बहुत सारे मेडिकल कॉलेज होते हैं, जिसमें हॉस्पिटल होते हैं, जैसे हम महात्मा गांधी हॉस्पिटल है नहीं, MGM, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, अगर वो चले जाएंगे और लोग बीमार पड़ेंगे तो क्या सरकार के प्रति एजुकेशन नहीं होगा कि मेरा आदमी मर गया और ये गवर्नमेंट का सारा हॉस्पिटल बंद है, नहीं। तो ये सारी चीज़ें होने लगी। एंड दे वर आस्किंग, वो किसके लिए मान रहे थे, दे वर डिमांडिंग फॉर कंस्टिट्यूएंट असेंबली, सो ड्यूमा वाज फॉर्म, तो बना दिए, है ना, प्रेशर बनाया कि नहीं हमें कंस्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, हमारे भी लोग हों। फ्रांस में अभी अभी नेशनल असेंबली बनी है और हमें तुम असेंबली नहीं बनाने दो। तो फाइनली कब जाके बना? ये कुछ ही दिनों में बन गया, बस आप ये ब्लडी संडे के बाद बन गया। अगले दिन तो बनेगा नहीं, कुछ दिन अगले दिन नहीं तो महीने 2 महीने बना होगा, उसकी कोई डेट नहीं थी, गूगल में सर्च करने पे डेट मिल जाएगी, लेकिन ये जल्दी हुआ, स्ट्राइक्स होने लगी और फिर चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद फिर ड्यूमा बन गया। 75 डेज बनने के 75 डेज बाद उसे डिसमिस कर दिया, और फिर 3 महीने बाद फिर डिसमिस कर दिया। सो पीपल्स वर डिमांडिंग, पीपल्स वर डिमांडिंग फॉर, किसके डिमांड कर रहे थे, फॉर कंस्टिट्यूएंट बॉडी असेंबली। अच्छा, जार एग्रीड फॉर इट, जार निकोलस II था ना, वहाँ का राजा कौन था, जार निकोलस II, और उसकी वाइफ का नाम है अलेक्जेंड्रा था, जो किसी पार्टी में रहती थी। सो जार निकोलस II एग्रीड, अभी उसका नाम आएगा, इसका नाम दिया जाएगा, मुझे याद नहीं है, एग्रीड फॉर इट। चेक करो, इलेक्शंस वर हेल्ड एंड द फर्स्ट नेशनल, सुन लीजिए बेटा, एंड फर्स्ट जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी उसका नाम क्या कहलाया, ड्यूमा। एग्रीड फॉर इट, इलेक्शंस वर हेल्ड एंड उसके बाद क्या हुआ कि फर्स्ट असेंबली, नेशनल असेंबली बनी, नेशनल कंस्टिट्यूएंट, संवैधानिक सभा जिसको कहते हैं, उसको अधिकार रहता है कि क्या
नियम बनाए, was elected called ड्यूमा। सुनिए, सो जब ये बना, जार डिसमिस्ड दिस ड्यूमा विद इन 75 days ऑफ इट्स फॉर्मेशन। समझ में आई बात कि नहीं? यहाँ तक समझ में आया? सो जार डिसमिस्ड, यहाँ तक ये भी लिख रहा है, देखो पढ़ो, ये ड्यूमा बैठी, डिसमिस्ड फर्स्ट ड्यूमा, जो पहला इलेक्ट ड्यूमा था, विद इन 75 days ऑफ इट्स फॉर्मेशन। तो इसका मतलब है वो नहीं चाहता कि उसके ऊपर कोई हो, वो अपना ऑटोक्रेसी चाहता है, किसी का डोमिनेशन नहीं चाहता। जैसे लुई 16 को नहीं बोला गया था कि तुम नेशनल असेंबली के तहत काम करोगे, तो वैसा वो नहीं चाहता। विधानसभा ये जयपुर में और विधान परिषद जयपुर में है, लेकिन अगर जो सेंटर में संसद कहलाती है, हाँ, संसद भवन है और उसमें राज्यसभा और लोकसभा। हमारे पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? हमारे पार्लियामेंट संसद, उनको सबके अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है? तो इनकी में अब देखो, एंड सेकंड, and he dismissed second Duma within 75 and dismissed, नहीं, फिर से इलेक्ट हुआ। जैसे हमारी 15वीं लोकसभा, 15 बार इलेक्ट हुए तो 15वीं लोकसभा हुई, जितने बार तुम इलेक्ट होते जाओगे तो वो फिर 16वीं लोकसभा है, 5 साल। तो 3 महीने बाद किया गया था ना सेकंड, फिर से इलेक्ट हुई ड्यूमा, लेकिन उसको भी डिसमिस कर दिया, फिर चुनाव हुए। सर सेकंड वाली तो 3 महीने बाद हुई थी ना? हाँ, वो भी बताएगा इसमें। एंड डिसमिस्ड सेकंड ड्यूमा आफ्टर 3 months ऑफ इट्स फॉर्मेशन, 3 महीने बाद। चलो, इतनी बात समझ में आ गई कि इसने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। ओके, he does not want any questioning of his authority। वो क्यों डिसमिस कर रहा था? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि क्वेश्चनिंग हो। he does not want questioning of his authority। वो उसमें कर्विंग ऑफ पावर नहीं चाहता था कि मेरी पावर में कोई कमी आ, इसलिए उसने डिसमिस कर दिया। अब जरा आगे देखें, ड्यूमा डिसमिस हो गई, हंसी आ उनको नहीं चाहिए था कि कोई भी तरीके से उनकी अथॉरिटी को कोई क्वेश्चन करे या उनके पावर्स कोई छीने। उन्होंने वोटिंग लॉज में भी चेंजेस लाए, जिसकी वजह से थर्ड डूमा वाज पैक्ड विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस, लिबरल्स और रेवोल्यूशनरीज को डूमा से बाहर ही रखा। द फर्स्ट वर्ल्ड जो भी ऐसे वोटिंग लॉज बनाए गए कि लिबरल्स को आने ही नहीं दिया गया और वो कंजर्वेटिव ही भरे थे। कंजर्वेटिव जानते हो? जो समाज में सर कम, जो सरकार को, जो राजा को नमस्ते करें, मतलब धीरे धीरे चाहते हैं, अल्टीमेटली और नोबेलिटीज को वो खुदा मानते, भगवान मानते। तो इस तरीके से उन्होंने बोले ऐसे लोग ही वोट करें जिससे जो थर्ड ड्यूमा बने उसमें सब कंजर्वेटिव ही आ जाए। समझ नहीं? लिबरल और रेडिकल को उन्होंने ड्यूमा में आने ही नहीं दिया, जिससे जो आ जाए वो चापलूसों से भरी हुई ड्यूमा हो। समझ आई बात कि नहीं? फ्लैटरर से भरी हुई। तो इसे अब देखो आगे की बात देखो। 1940 में यूरोप में 2 ग्रुप्स में लड़ाई शुरू हो गई। एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की थे, जिनको सेंट्रल पावर्स कहते हैं, और दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन और क्योंकि इन कंट्रीज की पूरे वर्ल्ड में कॉलोनीज थी, इसलिए ये सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि यूरोप के बाहर भी हुई। इसलिए इस वॉर को वर्ल्ड वॉर कहते हैं। स्टार्टिंग में रशिया में वॉर बहुत पॉपुलर थी।
सब लोगों ने मिलकर ज़्यादा सपोर्ट किया और जैसे जैसे वॉर चलती रही सुनिए। दुनिया में जो मेन अब इसमें क्या बताया? बल्कि यूरोप इसके के इसके बीच से ही ध्यान से The सुनिए। First World War and the Russian Empire 1914 में यूरोप में दो ग्रुप्स में लड़ाई शुरू हो गई। एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की थी जिनको ठीक है। सेंट्रल पावर्स कहते हैं, और दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया। और क्योंकि इन कंट्रीज की पूरे वर्ल्ड में कॉलोनीज थी, इसलिए ये वॉर सिर्फ यूरोप तक पूरे सीमित वर्ल्ड में ये नहीं, वार बल्कि हुआ। यूरोप के बाहर भी मतलब क्योंकि रशिया ये वाला कौन सा है? टर्की का नाम बताओ अर्पिता। जर्मनी और टर्की का नाम बताइए। ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रिया के साथ कौन था? हंगरी, करेक्ट किया तुमने, बताया नहीं, इन्हीं लोग बता देंगे। बहुत अच्छा। हंगरी। टर्की का दूसरा नाम सृष्टि। टर्की। हाँ, बहुत अच्छा किया। ये दूसरे को चांद देती हैं, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, जर्मनी का पिछला नाम बताओ। रूसिया, अच्छा किया। मैंने बताया था प्रूशिया। मतलब ये नहीं बतानी बहुत अच्छा है, क्योंकि कम से कम दूसरों को चांस दे रही है। तो इस तरीके से ये एक्सिस पावर थी, ये सेंट्रल पावर, और ये कौन थी? एलियट पावर। हाँ, सहयोगी शक्तियाँ, और ये धुरी शक्तियाँ। दूरी, एक्सिस पावर, या फिर किस चीज़ से क्या कहेंगे? सेंट्रल पावर। और ये कौन सी हैं? मित्र राष्ट्र, एलाइड पावर्स, या इनको क्या कहेंगे? मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र, और ये क्या कहेंगे? धुरी शक्तियाँ। दूरी शक्तियाँ, जैसे पहिया धुरी में नहीं घूमता, एक्सल, एक्सेस पावर, और उनको ये लोग हटाना चाहते थे। इनको सबको हटाना था, क्योंकि वर्ल्ड में न्यूसेंस पैदा कर रही थी। इसमें एक और कौन सा देश था? ये अंशिका। हाँ, बुल्गारिया, करेक्ट। भूल गई, यहाँ लिख दें। बहुत अच्छा बताया। और क्या लिखें? इटली, इधर भी तो बताओ। और एक यूएसए। यूएसए। इतनी बात समझ में आ गई? तो दिस वर्ल्ड वार, ये यूरोप में कंट्रीज थे, यूरोप में वार छिड़ा। रशिया का भी तो आधा पार्ट यूरोप में ही है, तो हम ये कह सकते हैं कि यूरोप और एशिया दोनों में उसका पार्ट है। लेकिन जो ये कॉलोनीज, तो सर टर्की की, सर उससे यूरेशिया बोलते हैं। अच्छा, जो इसके अलावा जो उनके कॉलोनीज थे वो भी वार में चले गए। मालूम है, फर्स्ट वर्ल्ड वार में इंडिया के कितने लोग गए? 1 लाख जवानों को जबरदस्ती भर्ती किया गया। जाओ हमारा वार लड़ो, हम लोग लड़ रहे हैं। ब्रिटेन ने भेजा, बोला तुम तो हमारे वो कॉलोनी हो, जाओ हमारी लिए लड़ाई लड़ो। जबरदस्ती भेज दिया, और वो पता नहीं कहाँ गए, कहाँ मरे, नहीं समझ में आया। और बहुत सारे लोग जो बच गए उनसे इंग्लैंड की औरतों ने शादी कर। उनकी जो नर्सेस थी ना, तो उनको इंडियंस बहुत पसंद आया, सब शादी कर ली। और अब वहाँ पर जो कौन बन गए? ऋषि, है ना, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, ये वही सैनिक के परिवार वाले हैं जो ऋषि सुनक, जो वहाँ का जो अभी वो जो बना अभी है। वहाँ का जो प्रधानमंत्री बना है, वो 1 करोड़ रुपया महीना कमाता है, और वो इतने बड़े उसकी वाइफ ही न जाने एलिजाबेथ से ज़्यादा अमीर है। और वो वहाँ पर भागा हुआ सोल्जर है। जिसका वो बेटा था, ये वो खुद उन्हीं की जनरेशन। समझ में आ गई ना बात? तो अभी तो यानी इंडिया का इंडिया के स्लेव्स को उसने जगह जगह ब्रिटेन में यूज़ किया, और हर देश में 20% इंडियंस हैं। सर एक देश भी बन गया सर। समझ में आ गई बात? सारे इंडियन थोड़ा थोड़ा इंडिया वो इंडिया में इतना पैसा भेजते हैं कि हमारे पास कभी पैसे की कमी होती ही नहीं है। वो NRI है जो है ना, वो खूब फॉरेन रिजर्व भरे रहते हैं हमारे। ठीक है, और जहाँ भी मोदी जाते हैं, एक बड़ा सा ग्रुप आता है, उनको मोदी भाषण देते हैं। हाँ, समझ में आ गई बात की नहीं? सर हिंदी में देते हैं। अब यहाँ तक की बात है कि वर्ल्ड वार शुरू हो गया। अब इसका आगे का काम देखो। वर्ल्ड वार इसीलिए कहते हैं, कॉलोनीज भी इन्वॉल्व है। स्टार्टिंग में रशिया में वॉर बहुत पॉपुलर थी, सब लोगों ने मिलकर ज़्यादा सपोर्ट किया, और जैसे जैसे क्यों वार पॉपुलर थी रशिया में? क्योंकि जब बाहर से कोई आक्रमण करता है, या हम किसी को आक्रमण करते हैं, तो क्या लोग अपने राजा को या राष्ट्राध्यक्ष को सपोर्ट नहीं करते? यस सर। अगर कुछ होगा तो हम सब एक साथ मोदी के साथ नहीं हो जाएंगे, कांग्रेस भी हो जाएगी कि हाँ हम लड़ेंगे, देश की बात है। सो एवरीबडी वाज सपोर्टिंग, जबकि ज़्यादा अच्छा नहीं था।
लेकिन फिर भी ड्यूमा को भी सस्पेंड कर चुका था। देन ऑल्सो इनिशियली पीपल सपोर्टेड वार की रशिया की इज्जत की बात, तो लोगों ने सपोर्ट किया। अब आगे देखिए और चलती रही। जार ने डूमा में जो मेन पार्टीज थी उनसे कंसल्ट करना बंद कर दिया। इसकी वजह से जार के लिए सपोर्ट भी कम होने लगा एंड द जर्मन सेंटिमेंट्स ड्यूमा से उसने कंसल्ट लेना बंद कर दिया, जबकि उसकी खुद की कंजर्वेटिव थी, चापलूसों से भरी हुई थी। आपको मालूम है थर्ड ड्यूमा जो बनी थी वो किसकी बनी थी? कंजर्वेटिव। उनसे उसने कहा कि अब इनसे क्या लेना, ये तो हमारे ही चापलूस है, तो उनसे उसने कंसल्ट लेना भी, ड्यूमा बेकार हो गई, ड्यूमा से कंसल्ट नहीं लिया। अब आगे देखिए होने लगे। इस सेंट पीटर्सबर्ग जो कि जर्मन नाम से सुनो। उसका नाम बदल करके पेट्रोग्राड कर दिया गया और जो जरीना थी रानी थी अलेक्जेंड्रिया, वो जर्मन एंसेस्ट्री की थी और जो राजा के एडवाइजर्स थे स्पेशली मॉन्क कॉल्ड रास्पुटिन, इन सब ने मिलकर डेमोक्रेसी को इतना पॉपुलर बना दिया कि लोग उनसे बिल्कुल थक गए थे। मीनवाइल जो वर्ल्ड वॉर हुई थी, अब इसकी वाइफ का पूरा नाम क्या था? एलेक्जेंड्रा, क्या बताया? एलेक्जेंड्रा जारीना, जो कि जार जरीना होता है। हाँ, तो फिर से देखो जरीना। When first world war started in 1914, अब देखो सीधा 1905 से कहाँ बाउंस कर गए। अब इसके बीच की कहानी खत्म है। So when 1905 में ब्लडी संडे था, अब मैं कहाँ पे आ गया हूँ? 9 साल आगे। So when first world war started in 1914 में स्टार्ट हुआ। इनिशियली पीपल सपोर्टेड, इनिशियली लोगों ने किसको सपोर्ट किया? इनिशियली पीपल सपोर्टेड जार। अब लेकिन जार को तो वो सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उसकी वाइफ तो जर्मन थी, तो क्या संदेह की दृष्टि से नहीं देखेंगे? ये अलेक्जेंड्रा तो जर्मन की है और इसी से तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और सर उसका एडवाइजर भी लड़ाई लड़ रहे हैं और राजा का एडवाइजर रेस्प्यूटिन भी जर्मन। ये गलत है जार, गलत है कि नहीं? कहीं नहीं गड़बड़। हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं तो भेदिया निकला। एडवाइजर रेस्प्यूटिन ऑफ जार, जो सुनिए जरा बेटा ध्रुव, तो अभी हम पूछ लेंगे आपसे, थोड़ा सा रुकिए। द एडवाइजर रेस्प्यूटिन ऑफ जार was of German origin and Zarina Alexandra was of German, वो भी जर्मन की थी, was या जर्मन ओरिजिन लिखो, वाज ऑफ जर्मनी, तो एक ही बात है, दोनों में से कुछ भी चलेगा। ठीक है, तो अब नाउ पीपल इसको सस्पेक्शन की दृष्टि से देखेंगे, ठीक है ना। सो पीपल हैव डाउटेड इन देयर, जो उनका देश के प्रति क्या पैट्रियटिज्म है, तो उसमें उनमें डाउट होने लगा। सो पीपल अपोज दिस, हम जिसके खिलाफ वार लड़ रहे हैं, सो पीपल अपोज दिस, इसको अपोज किया एज दे वर फाइटिंग वार अगेंस्ट जर्मनी के रेस्प्यूटिन को हटाओ। सो एज they were or fighting war against Germany। और बेटा यशिका, उसका किसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? वो तो बात करें, उनको समझाओ, हमें भी तो बताएंगे। आप बहुत अच्छा बेटा,
जैसे ही मैंने बताया कि सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल के पेट्रोग्राड। मुझे मालूम है लेकिन बताएंगे नहीं, कभी वहाँ लिखना अकेले है, दूसरा ना लिख पाए। समझ आई बात कि नहीं? इसी को स्किल कहते हैं, ऐसे लोग टॉपर बनते हैं। तो आप देखिए कि द नेम ऑफ, बोलिए ध्रुव फिर से रिपीट करो। बहुत अच्छा, हाँ हाँ ये बड़ा अच्छा है, ये बहुत अच्छा हुआ द नेम, ये फर्स्ट शहर था वहाँ का, मतलब सबसे प्रथम। मॉस्को सेकंड नंबर पे आता था। प्रोनाउंसिएशन बताना उसका। सेंट पीटर्सबर्ग, पेट्रोग्राद, जैसे लेनिनग्राद, पेट्रोग्राद। पेट्रोग्राद। तो नेम ऑफ सिटी, कौन सा सिटी? सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग। किसकी आवाज आ रही है? was which was named, नेम ऑफ जर्मन ओरिजिन। वो कैसा नेम था? इतना नफरत थी जर्मन के प्रति लोगों में। ओरिजिन वाज चेंज टू पेट्रोग्राद। ये जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे शहरों का नाम औरंगाबाद का बदल रहा है, इलाहाबाद को का प्रयागराज हो गया। प्रयागराज हो गया, इलाहाबाद का। ठीक है, अब देखिए योगी जी का। गाओ, इतनी बात हो गई। सो रस्पुटिन और इनकी वजह से किंग अनपॉपुलर हो गया। ब्रेड एंड फ्लोर बिकम, ये क्या हो गया? नॉट अवेलेबल फॉर कॉमन पीपल, वर वेरी कॉस्टली फॉर कॉमन। आटा हो गया। ठीक है, सो ब्रेड सडनली से प्राइस क्यों बढ़ गया? जब भी ऐसा होता है तो सारा अनाज, पहले तो वो जला रहे थे खेतों को जब पीछे आ रहे थे, और जो भी अनाज था वो किसके लिए भेजा जा रहा था? ट्रक में भर के। अगर 2 रोटी खाएंगे तो 10 भेजी जाएगी कि कमी ना हो। के लिए पूरा भेजा जाएगा कि वहाँ मरे ना। खाना अगर 2 ट्रक में बम गिर भी जाए तो अगले 2 ट्रक से पहुँच जाए। समझ में आया कि नहीं? राशन की कमी नहीं होने दी जाती सिपाहियों को, नहीं तो लड़ेंगे क्या? सर वो सपोर्टेड एक्टिविज्म सर वो नीचे एडवाइजर। So blood and floor became costlier for common people. ठीक है, अब देखें। सो एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रैन हाई बिटवीन पीपल, मतलब जर्मन के प्रति लोगों में गुस्सा भर गया, क्योंकि वास्तव में ये जर्मनी की ही सेना थी जो उनसे आगे बढ़कर लड़ गई। सो एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स, सेंटिमेंट्स रैन हाई। इसका मतलब समझ में आया? एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रैन हाई, लोगों में बहुत एंटी जर्मन सेंटिमेंट। हम लोग पाकिस्तान के खिलाफ हैं, एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट रैन हाई, या वो क्या हुआ? एंटी, ठीक है, एंटी जर्मन सेंटिमेंट डेवलप्ड इन रशियन पीपल। समझ आया? लोगों में खिलाफत की भावना जाग गई, जर्मनी के प्रति नहीं। डेवलप्ड, they were fighting was against boss डेवलप्ड इन पीपल। मर है वो असली है। वो वार कर रहे थे, दे वर फाइटिंग वार। वो किसके खिलाफ लड़ रहे थे? अब देखो, अब चलो देखिए कि अब आगे देखो यहाँ से। जॉन असेस्ट्री के थे और जो राजा के एडवाइजर्स थे, स्पेशली मॉन्क और रास्पुटिन, इन सब ने मिलकर ऑटोक्रेसी को इतना पॉपुलर बना दिया कि लोग उनसे बिल्कुल थक गए थे। मीनवाइल जो वर्ल्ड वॉर हो रही थी वो ईस्टर्न फ्रंट पे अलग और वेस्टर्न फ्रंट में
आर्मी अलग तरह की हो गई थी। सुनो वेस्ट जरा। की तरफ आर्मी बेंचेस से लड़ती थी, जबकि ईस्ट में आर्मी को बहुत चलना पड़ता था और उनकी कैजुअलिटीज भी बहुत ज्यादा होती थी और इतने लोगों के मरने और हारने की वजह से आर्मी डीमोरलाइज भी हो रही थी। 1914 से 1916 तक रशियन आर्मी बुरी तरह हारी जर्मन और ऑस्ट्रियन आर्मी से। 1917 तक आते आते 7 मिलियन से ज्यादा लोग मर चुके थे। जब रशियन आर्मी कोई जगह से रिट्रीट करती थी तो वहाँ की सारी क्रॉप्स जला देती थी ताकि जो एनिमीज उनके पीछे आ रहे हैं उनको वो क्रॉप्स ना मिले और वो आगे आने का ट्राई ही ना करें। बट इतनी क्रॉप्स जलाने की वजह से ऑलमोस्ट 3 मिलियन लोग रेफ्यूजी की तरह रहने लगे। इस वॉर का बहुत बुरा प्रभाव इंडस्ट्रीज पर भी पड़ा। रशिया के पास खुद की इंडस्ट्रीज तो बहुत कम थी और जो सप्लाईज चाहिए थी इंडस्ट्रियल गुड्स की वो भी नहीं आ पा रही थी क्योंकि बाल्टिक सी को जर्मनी ने कंट्रोल करके रखा था। रेलवे लाइन्स टूटने लगी, जो भी काम कर सकते थे उनको वॉर में फाइट करने के लिए बुला लिया गया। फैक्ट्री से लोग गए बाहर करने। काम करने Yes, sir. वाले लोग ही नहीं बचे। फैक्ट्री के स्मॉल इंडस्ट्रीज तो बिल्कुल ही बंद। इंडस्ट्री क्लोज हो गई। होते थे उसका लार्ज पार्ट आर्मी के लिए चला जाता था। सिविलियंस के लिए सारी चीजों की कमी हो गई और वो खाने के लिए लड़ने लगे। The February Revolution in Petrograd. अभी इसके पहले की बात रिवाइज करें, समझ में आया क्या क्या हुआ। वो ट्रेंचेस देखा था, वो गड्ढे में लड़ रहे थे जर्मन, तो वो ट्रेंचेस में लड़ते थे और उनको बर्फ में बहुत दूर चलना पड़ता था, तो ये थक जाते थे और आगे बढ़ते फॉरवर्ड मार्चिंग में मर भी जाते क्योंकि इनको चलना पड़ता था। तो इस तरीके से। और दूसरी चीज़ क्या देखी, जब ये रिट्रीट करते थे तो फसलें जला देते थे जिससे कि एनिमी को फसल नहीं मिले, लेकिन उससे वहाँ के लोगों का जो घर बार था वो क्या हो जाते थे, रशियन अपनी फसल जला देते थे। क्यों? जैसे अभी ये नहीं कर रहा है यूक्रेन, सब कुछ तोड़ रहा है कि रशियन आर्मी बढ़ ना पाए उसके शहर में। तो अगर हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे तो क्या उनके टैंक कहाँ तो आएंगे? सर पुल भी तबाह करते हैं। हाँ, सब कुछ वो तोड़ा, तो ऐसे ही ये भी अपना सब तोड़ ताड़ देते थे बर्बाद। तो इससे बहुत सारे लोग क्या है बेघर हो गए और इसके अलावा राशन की कमी कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि सब किसके लिए भेजा जा रहा था? सर आर्मी के लिए भेजा जा रहा था। फैक्ट्रीज बंद हो गई, जो फैक्ट्री के वर्कर थे उनको कहाँ भेज दिया? वॉर में भेज दिया गया। और रशिया के पास गिनी चुनी फैक्ट्री थी, सारा सामान तो यूरोप से आता था क्योंकि वही तो सब इंडस्ट्री थी। लेकिन अब बाल्टिक सी के थ्रू आता था, अब बाल्टिक सी पे जर्मन की फौज का पहरा हो गया, तो अब इनके पास अपनी फैक्ट्री के तो बंदी हो गई और जो यूरोप से सामान आता था, यूरोप इनके मित्र देश थे, चाहते तो ये सब देते इसको सामान, लेकिन बाल्टिक सी पे किसका कब्जा था? जर्मनी। तो इस वजह से रशिया को अब कोई सामान भी नहीं पहुंच पा रहा था। बोलो सर रशिया दोस्तों का हैं? ऐसी दिक्कत नहीं आनी। रशिया मतलब दिक्कत आ रही थी ना, क्योंकि यहाँ पर एक बाल्टिक सी था। ये क्या है? ये बाल्टिक सी है। यस सर। तो बाल्टिक सी पर किसका कब्जा हो गया था? तो बाल्टिक सी के थ्रू जो चीज आती थी इनको सामग्री वो नहीं आ पा रही थी। ठीक है सर रेलवे लाइन बना है ना आपके बुक में। सो इस तरीके से डेवलप्ड इन पीपल एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स इन 1917 पे आ जाओ। सीधा कहाँ से कहाँ पहुँचो? 14 के बाद 3 years later. तो 3 साल आगे आओ। 3 ना पानी में है, गर्दन में दर्द है ना, इसलिए थोड़ा सा घूम कर बैठा। फोटो शूट तो करते नहीं सी देखो ये जितने पॉइंट बताएं ये सब लिखने पड़ेंगे आगे के क्वेश्चंस में, इसलिए देख लीजिए। वो मैं पहले का छोड़ दिया। तो यहाँ पर 2 फ्रंट बताए गए, ये कौन सा फ्रंट है? सो दैट इज वेस्टर्न फ्रंट
और ईस्ट में ईस्टर्न फ्रंट, वेस्ट में वेस्टर्न फ्रंट। तो दोनों में जो लड़ाई चल रही थी वो अलग अलग तरीके की थी। ईस्टर्न फ्रंट पर ट्रेंचेस में थी और वेस्टर्न फ्रंट पर पेट्रोलिंग थी, पैदल चल के। सो वहाँ पे ना ईस्टर्न फ्रंट साइबेरियन था, इधर पे चल के उधर चल के हो रही थी। और यहाँ ये लोग ट्रेंच से कर रहे थे, तो ये जीत जाते थे, वो हार जाते थे। सो टिल 1917 क्या हो गया? रशिया लॉस्ट 9 million ऑफ इट्स सोल्जर्स। 7 million। रशिया लॉस्ट मिलियंस ऑफ इट्स। अब अक्टूबर में आने वाली है, लेकिन उसके पहले फरवरी की बात करेंगे, फिर अक्टूबर की यहीं पे आने वाली। सो इट्स मिलियंस ऑफ इट्स डाइड, ये मर गया। देयर वाज ए लार्ज स्कैरसिटी ऑफ फूड ग्रेन्स। फूड का अभाव हो गया। क्यों अभाव हो गया? क्योंकि सब खाना जला भी दिया गया और खाना सैनिकों को दिया। सो देयर वाज लार्ज स्कैरसिटी का मतलब समझते हो? ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर पीपल, फॉर पीपल। When Russian army retreats from some place, जब वो वापस आती थी, then it क्या करती थी? Burn its crops, अपनी फसलें जला देती थी। Why they do so? When Russian army retreats from some place, हारने के बाद, आफ्टर डिफीट, ऐसे तो नहीं लौटेगी ना। आफ्टर डिफीट यानी 70 लाख लोग। सो आफ्टर डिफीट देन इट ये तो सब भारत की पॉपुलेशन बर्न इट्स क्रॉप्स। ऐसा वो क्यों करती थी? सो दैट एनिमी कुड नॉट एक्सेस इट। उसके पास खाने को नहीं बढ़ेगा तो बढ़ेगी नहीं वो। सो दैट एनिमी ट्रूप्स कुड नॉट एक्सेस, लिखिए, कुड नॉट एक्सेस इट, जिससे कि लोग ये ना कर सकें। अच्छा, फैक्ट्री वर्कर्स वर सेंड for fighting, so factory were locked। ऐसे ही 2 दिन गोली बंदूक सिखा के चलो। So factory were locked, वो लॉक्ड हो गई। प्रोडक्शन वाज टोटली स्टॉप, चीजों का प्रोडक्शन ही बंद हो गया। सर उधर क्या लिखा है? एनिमी ट्रूप्स, उनकी सेना वाज टोटली। सर रशियन आर्मी जब भी वो क्या करती थी? रिट्रीट। जैसे आप बीटिंग रिट्रीट जानते हो, 26 जनवरी के बाद 29 जनवरी को होता है। जो पूरे देश से लोग आते हैं वो वापस अपने अपनी जगहों पे चले जाते हैं। रिट्रीट का मतलब वापस जाना, और वो भी शानदार समारोह होता है 29 जनवरी का। तो उसको सारे लोग टीवी ऑन करके देखते हैं। अरे होता है, हर देख साल लो। होता है। सब देखते हैं। क्या होता है? मेरा पर रोज दिखा। इसमें क्या होता है? मॉडर्न लोग हैं, कुछ लोग जैसे अमेरिकन मानते हैं इंडिया में रहते हैं, प्रेसिडेंट खड़ा होता है उसके सामने है ना। parade वो हर तरीके की उसमें सॉन्ग्स बजते हैं, कई तरीके के। बहुत अच्छा समारोह होता है। वो उतना ही शानदार होता है जितना 26 जनवरी। हाँ। जैसे कई बार ऐसा नहीं होता है तुम्हारे घर में बहुत सारे मेहमान आए तो सबको सम्मान के साथ विदा करते हो? उसी सम्मान के साथ विदा किया जाता है। हाँ,
काजू बस फिर ठूस के चले जाते हैं। अब यहाँ तक की बात हो गई कि फैक्ट्री मतलब प्रोडक्शन स्टॉप हो गया। अब तुमको गेहूं मिल जाए तो मिल जाए, पार्ले जी नहीं मिलेगा क्योंकि पार्ले जी की फैक्ट्री बंद हो गई। एनिमी की सेना, ट्रूप का मतलब रिट्रीट का मतलब क्या होता है? पीछे हटना। ठीक है। नाउ अब कुछ चीजें बताओ। 1904 में क्या हुआ? सर वो बहुत ही मुश्किलों में पड़ गए वो peasants थे। हैं? उनके लिए बहुत मुश्किल आ गई peasants के लिए। अच्छा 1905 में क्या हुआ? वो जो वहाँ पे गए थे वो करने 1998 में क्या हुआ? सर 1890 बना था पार्टी अच्छा सुनो, सर 1890 लेनिन कब एग्जाइल हुआ, कब वापस आया? सर 1995 में, मतलब 1895 में और 1900 में वापस। सही बताओ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नाउ ये बताओ कि गैपाम कौन था? बहुत अच्छा। 1905 सारे के कौन थे सही है, ये ज्यादा अच्छा। जिनको तो ओपन हुआ ठीक है कि नहीं? अब देखिए मेंस्ट्रुइंग में कार्ल मार्क्स कौन थे? सृष्टि कार्ल मार्क्स। चलो आप फेमस में थे सर रशियन ने पार्टी जिनका आइडिया सर उनके आइडिया से वो ओके चलो अब देखिए इन फरवरी 1917 तक आते आते ये हो गया। अब एक कहानी फरवरी की देखो, फिर अक्टूबर रेवोल्यूशन। अभी ये 17 शुरू हो गया, अब फरवरी 1 महीना बीता है। अब फरवरी इन फरवरी 1917 अब यहाँ पे आगे कहानी चली। ये देखो फरवरी में क्या हुआ ये बताएगा। ये फरवरी 1917 जो पेट्रोग्राड में क्या हुआ जरा देखो, बड़ा ये अट्रैक्टिव है। पेट्रोग्राड में नीवा नदी बहती देखो, बीच में नीवा नदी है। वर्कर्स की क्वार्टर और फैक्ट्रीज लोकेटेड थी। और लेफ्ट बैंक पे फैक्शनेबल एरियाज थे जैसे विंटर पैलेस, ऑफिशियल बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग बिल्डिंग में डूमा मेट। 1917 में फरवरी टाइम में बहुत ठंड हुई पेट्रोग्राड में। वर्कर्स क्वार्टर में खाने की कमी होने लगी। ऐसे में 22 फरवरी में राइट बैंक में लॉकआउट हुआ, यानी कि एम्प्लॉय ने अपनी फैक्ट्री के लोगों को निकाल दिया। इसके अगले दिन 50 फैक्ट्री के वर्कर्स ने स्ट्राइक किया, उनकी सपोर्ट की। जो भी वर्कर्स डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे वो राइट बैंक से लेफ्ट बैंक चले गए और कैपिटल के सेंटर एस्की प्रोस्पेक्ट में जाके प्रदर्शन करने लगे। जैसे जैसे लेफ्ट बैंक की फेमस बिल्डिंग वर्कर्स गिरने लगे कि देखिए गवर्नमेंट ने कर्फ्यू इम्पोज कर दिया। कर्फ्यू की वजह से डेमोन्स्ट्रेटर्स चले तो गए बट 24-25 को वापस आ गए। फिर गवर्नमेंट ने उन पर नजर रखने के लिए कैवलरी और पुलिस बुलाई। फिर 25 फरवरी फिर 26 को यहाँ पर भी ऐसा 60% ड्यूमा भी सस्पेंड हो गए, अभी पूछेंगे बेटा। में तोड़फोड़ मचा। बहुत सारे लोग स्ट्रीट्स में आ गए और बेटर वेजेस और बेटर आवर्स और डेमोक्रेसी की डिमांड करने लगे। गवर्नमेंट ने ये सब देख के वापस से कैवलरी को बुलाया, बट कैवलरी ने डेमोन्स्ट्रेटर्स पे फायर करने से बिल्कुल मना कर दिया। फिर सोल्जर्स और स्ट्राइकिंग वर्कर्स एक दूसरे के साथ मिल गए और सोवियत या काउंसिल बना ली। दिस वाज द पेट्रोग्राड सोवियत। इनके मिलने के अगले ही दिन डेलीगेशन जार से मिलने गई। जो मिलिट्री कमांडर्स थे उन्होंने जार को एडवाइस किया कि वो हट जाए अपनी पोजीशन से एंड जार ने उनका कहना माना एंड 2 मार्च को उन्होंने एब्डिकेट कर दिया। फिर यानी सोल्जर ने उनके ऊपर वर्कर्स पे गोली चलाने से मना कर दिया, उनके साथ मिल गए। तो अब यहाँ पर इनका एक प्राइम मिनिस्टर है और सलाहकार है, तो एक एडवाइजर भी है। वो बोलता है जार से, जार का एडवाइजर कि भाई रेस्प्यूटिन, अब रेस्प्यूटिन की बात आती है, तुम हट जाओ और नहीं तो ये लोग तुम्हारे विंटर पैलेस पे कब्जा कर लेंगे। और सारी तीन मतलब सेना नेवी भी उनके साथ मिल गई है, आर्मी भी मिल गई है लोगों के साथ, तुम्हारी नहीं चलेगी। तो फरवरी रिवॉल्यूशन में क्या क्या हुआ बताइए। सबसे पहले क्या हुआ सर? सोल्जर्स ने सब मना कर दिया था। लॉक आउट, सही बात कर रहे हैं कि वर्कर्स जो उनके
फैक्ट्रीज में लॉक आउट हुआ, तो लॉक आउट हुआ तो कितने सोल्जर निकालेगा बेटा? क्या सुना आपने? ये सही बताया। जैसे 50 सोल्जर्स को निकाल दिया गया फैक्ट्री से, तो अब क्या हुआ? सर सोल्जर नहीं है, वर्कर्स। 50 वर्कर्स को निकाल दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? लोगों में एजिटेशन हुआ। सर वो लेफ्ट साइड वो कौन सी नदी को पार किए? नेवा। नेवा नदी को पार करके यहाँ पर आए और प्रोटेस्ट करने लगे। कर्फ्यू इम्पोज हो गया, वापस चले गए। फिर 2 दिन बाद आए, 25 फरवरी को आए। और फिर उसके बाद क्या हुआ? सोल्जर को फरवरी फरवरी 1917 को ड्यूमा को भी सस्पेंड कर दिया कि अब ड्यूमा नहीं रहेगी, जो उनकी लीगल इलेक्टोरेट थी। और फिर इसके बाद उनके जो एडवाइजर थे उन्होंने कहा तुम हट जाओ, तो 2 मार्च को कौन हट गया? ज़ार अपनी पोजीशन से। अब यहाँ से सुनो, यहाँ से आगे का काम सुनो। यहाँ 2 पार्टी कौन कौन सी हैं? सर सोवियत एंड सर बोल्शेविक हैं, लेनिनग्राद अब यहाँ एग्जाइल से छूट के आ चुके हैं। और अब मैं मेंशेविक का हेड का नाम बताता हूँ। पहले फरवरी रेवोल्यूशन तो है ना, तो इन फरवरी रेवोल्यूशन क्या हुआ कि द कंडीशन ऑफ पेट्रोग्राड वाज, ये 3 नंबर का बिल्कुल रखा है क्वेश्चन है, ये वाला पैराग्राफ, ये समझ लो। कंडीशन एक ये और एक अक्टूबर, फरवरी का कंडीशन और अक्टूबर दोनों ही पढ़ रहे हैं। तो कंडीशन ऑफ पेट्रोग्राड, ये देखो पेट्रोग्राड अभी भी बना हुआ है, यही है। मास्को छोड़ दो, मास्को बगल में है, लेकिन हमें क्या देखना है? सेंट पीटर्सबर्ग लिखा है और बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? पेट्रोग्राड। और ये नीवा नदी बीच में दिख रही, नीवा नदी, ये लिखा है नीवा रिवर। सो द कंडीशन ऑफ पेट्रोग्राड वाज, तो कंडीशन कैसी थी? वाज हार्श, बहुत कठिन थी। चलो पेट्रोग्राड। सो acute food shortage was felt in workers quarter. Acute food shortage was felt. लोगों के यहाँ खाने को नहीं था in workers quarter। और क्या आपको मालूम है कि 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चला है। वर्ल्ड वार तो चल ही रहा था, जापान से भी वो लड़ ही रहा था, तो फिर खाने की तो कमी होनी थी ना, तो खाने की कमी हो गई इन वर्कर्स क्वार्टर। तो अब इन लोगों ने क्या किया ना, ऑन 22 फरवरी ए लॉक आउट टू प्लेस इन ए फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में ताला जड़ दिया था। सो ऑन 22 फरवरी, तो क्या बोलो एजिटेट नहीं हो जाएंगे? कैसे ही खाने कमी है, तुम हमारा रोजगार भी छीन ले रहे हो। So on 22 फरवरी, मतलब एक फैक्ट्री में ताला लग गया, ये लॉक आउट हो सकता है, वहाँ के लोगों को भेज दिया गया सेना में, किसी ने किसी वजह से बंद हो गया। ये लॉक आउट, लॉक आउट का मतलब ताला लगना, ये लिख लो, ताला लगना took place in one factory। तो जब ताला लग गया फिर क्या हुआ? सो ऑन राइट बैंक ऑफ रिवर, देखो इसको राइट बोलो, ये बोलो राइट, और ये क्या बोलो? ऑन राइट बैंक। और ये लेफ्ट, लेफ्ट में ऐशो आराम के आलीशान मकान थे, और राइट बैंक में गरीबों की बस्तियां थी। तो ऑन राइट बैंक एक नहीं दिया वो तो ऑफ रिवर नीवा, रिवर नीवा के राइट बैंक में क्या हुआ? फैक्ट्री में ताला लग गया। सो पीपल क्रॉस्ड द रिवर एंड केम टू वेस्ट साइड, वेस्ट बैंक में आ गए, एंड वर्कर्स क्रॉस्ड द रिवर and came to west side, which has official government building and was a posh area. So which has
विंटर पैलेस सरकारी आवास भी था। और क्या क्या चीजें थी? विंटर वहीं जहाँ रहता था, पैलेस गवर्नमेंट ऑफिशियल बिल्डिंग थी। और क्या चीज थी? एंड वाज ए पॉश एरिया, और एक बहुत अच्छा वो जगह थी। जैसे इंग्लैंड में नहीं था कि गरीब एक जगह रहते थे, अमीर अलग रहते थे, तो गरीबों ने क्या किया कि इतनी गंदगी रखी कि वहाँ चूहे आने लग गए उनके अमीरों के नालियों से। तो एक एक चूहे पकड़ने का 100 रुपये देते थे, तो फिर वो पूंछ काट के वो गरीब लोग ला के दे देते थे, हमने मार दिया, फिर से चूहे छोड़ देते थे कि फिर से कमाई मिली। तो चूहों से उन्होंने वार जीता अमीरों के। So government official building which has winter palace and was a posh area. इतनी बात हो गई, तो वहां वो लोग पहुंच गए। अब जरा देखो, so on 25th February government suspended Duma। इतनी जगह पहुंच गए। So गवर्नमेंट ऑफिशियल ने क्या किया? गवर्नमेंट ऑफिशियल सेंड कैवेलरी एंड सोल्जर्स, घुड़सवारों और सोल्जर्स को भेजा कि इन पे गोली चलाओ। सो कुछ चीजें हुई, देखो ऑन 25th February, टाइम लाइन देखो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। 25th February गवर्नमेंट या जार समझो, जार ने किसको सस्पेंड कर दिया? दूमा। सस्पेंडेड ड्यूमा। एंड ऑन 27th February को क्या हुआ? February and on 20 पुलिस हेडक्वार्टर वाज रेडेड। सो पुलिस हेडक्वार्टर, अब देखो पीपल ने किसको रेड किया बताओ? रेडेड पुलिस हेडक्वार्टर। पीपल लोगों ने आक्रमण कर दिया। रेड का मतलब क्या होता है? आक्रमण करना, लूट लेना। कि आपने हमारी ड्यूमा को सस्पेंड किया, हम आपके ऑफिशियल बिल्डिंग पर कब्जा करेंगे। पुलिस हेडक्वार्टर वाज रेडेड। फिर जरा देखिए, नाउ ऐसा होने पर द स्ट्रीट क्राउडेड विद पीपल रेजिंग स्लोगन्स ऑन द सेम डे 27 को। स्ट्रीट 5th को ड्यूमा सस्पेंड हो गई और 27th को ये सब हो रहा है। रेडेड पुलिस हेडक्वार्टर ऑन 27th February। और ऑन सेम डे क्या हुआ? स्ट्रीट वाज इन्फेस्टेड विद पीपल, पूरी तरह से भर गई। वाज क्राउडेड विद पीपल। रेड हुआ था 27 को रेड हुआ, और वो जहाँ जहाँ भीड़ जा रही है रेड कर रही, कुछ ना कुछ तो करेगी। सर तो हाँ, पॉश का क्या मतलब होता है? आलीशान। सो स्ट्रीट वाज, ये क्या था? क्राउडेड विद पीपल, या एजिटेटेड समझ सकते हो। एजिटेटेड समझते हो? ये सब सर हिचकिचाना। नहीं, जो विद्रोह करते हैं, एजिटेट करते हैं, रिवोल्यूशनिस्ट। अब देखो, एंड स्लोगन्स वर रेज्ड फॉर ब्रेड, वेजेस, बेटर वर्किंग आवर्स एंड डेमोक्रेसी। 4 चीजों के लिए स्लोगन है। एंड स्लोगन्स वर रेज्ड, ब्लैक कार्ड्स रेज्ड फॉर, किसके किसके लिए? बेटर वर्किंग वेजेस, अच्छी पगार, ठीक है, अपग्रेड और बेटर कंडीशन और लेस वर्किंग आवर्स, रिड्यूस वर्किंग आवर्स। और चौथी चीज एंड
डेमोक्रेसी, इन सब चीज़ों के लिए स्लोगन चलाए गए। अब जरा देखो नाउ, सर वो ज़्यादा इंग्लिश में तो हुआ था। अभी नहीं हुआ, वो 22 अब जरा देखिए कि यहाँ तक बात हो गई। सो 3 मार्च को क्या हुआ? सेकंड सर। 2 मार्च को सर आपने एब्डिक्टेड। बोला कि ये जो पैराग्राफ है ये इम्पोर्टेंट है 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए। कितना बड़ा इसमें से आएगा क्वेश्चन। ये अब आप ये छोटा ही है, क्या क्या हुआ आप इसके बारे में अपनी कहानी तो है, आपको क्या लिखना है इसमें? ये हुआ वो हुआ, कहानी लिखते हिस्ट्री में रहो, बराबर लिखना पड़ता है। ठीक है। सर वैसे आप छोटा करके लिखो। हमें मतलब मैंने सिंपल लैंग्वेज का वीडियो, इसकी लैंग्वेज से उसको सिंपल कर दिया। हमें बनेगा हाफ मार्च में और वो है फिर। इसमें हार्ड लैंग्वेज है, हिस्ट्री की लैंग्वेज हार्ड होती है, हम सिंपल सिंपल करके लिखा दे रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, पढ़ने में दिक्कत ना हो। सर एनसीईआरटी और बाकी तुम जब लिखने जाओगे आधा ही लिखोगे, इसमें आधे ले जाएगा। ये ना सोचो पूरा लिख के आओगे, कुछ पॉइंट और छूटेंगे तो 3 नंबर मिलेंगे। हिस्ट्री में बहुत मुश्किल से मार्क्स मिलते हैं। चलो नहीं सलीम सर अब देखिए। सर चेक मारते हैं। वो अच्छा बहुत अच्छे, मेरे को हर बार फुल आए एक ही बार। सुनिए, ऑन बेटा बात मत करो। ऑन 2 मार्च ज़ार abdicated his power। abdicated का मतलब समझते हो? छोड़ दिया। abdicated abdicated जिसे ना समझ में आए तब लेफ्ट लिखना, नहीं तो ये सही है। तो छोड़ त्याग देना, his powers and provisional government was formed। मतलब टेम्परेरी सरकार को क्या कहते हो? प्रोविजनल टेम्पररी गवर्नमेंट वाज फॉर्म। जब तक कि इलेक्शन नहीं हो जाते उस गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? टेम्पररी। प्रोविजनल गवर्नमेंट बन गई। अब जरा देखें, प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड, इसमें कौन कौन थे? विद सोवियट्स एंड ड्यूमा। इसको किसने किसने बनाया? सोवियत। सुनो, ड्यूमा और प्राइम मिनिस्टर ने बनाया। समझिए कि कौन कौन इसमें थे? दूमा और सोवियत। तो प्राइम मिनिस्टर की कहानी। अभी बता रहा हूँ। सर ये होने के बाद ना एक बार टाइमलाइन लिखवा दो। हाँ हाँ सर ये तो समझ में अब देखो, सो ये देखो विच वाज, ये प्रोविजनल गवर्नमेंट में कौन कौन था? ड्यूमा एंड अलेक्जेंडर केरेंस्की, जो कि वहाँ का प्राइम मिनिस्टर था। यही होगा पक्का हाँ, सवाल का। और मेंशेविक का था। हाँ देखो मेरे सो ये चीज थी। इट वाज फॉर्म बाय, किसने बनाई? प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर केरेंस्की, जो कि एक बोल्शेविक था। बोल्शेविक किसकी पार्टी थी? लेनिन की। और ये अलेक्जेंडर केरेंस्की क्या था? मेंशेविक का। सो इट वाज फॉर्म्ड बाय प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर केरेंस्की एंड ड्यूमा के द्वारा बनाई गई कि जब तक नई सरकार का गठन नहीं रहता तब तक तुम ही लोग रहो, ऑफ मेंशेविक। लेकिन ये बहुत बेईमान आदमी था। सो मेंशेविक है ना, अलेक्जेंडर केरेंस्की मेंशेविक का था है। और दूसरा कौन था? जिस ड्यूमा को सस्पेंड किया गया था उसको इन लोगों ने रिस्टोर किया। भाई ड्यूमा सस्पेंड नहीं, तुम लोग भी आ ही जाओ, अब सरकार चला रहे हैं। उसने तो ड्यूमा सस्पेंड कर दिया था। 3-4 दिन बाद सबको बुला लिया गया कि ड्यूमा रहेगी और मेंशेविक का हेड रहेगा। क्यों? क्योंकि एट दैट टाइम लेनिन वाज इन एग्जाइल। अभी भी लेनिन एग्जाइल पे थे। अब छूट गए थे, फिर बार बार भेज दिया जाता था। अच्छा, फिर से उनका देखेंगे एग्जाइल पीरियड बता देंगे। अब ये रिटर्न आफ्टर एग्जाइल, वो जो
अभी बता दे रहे लेनिन कब से कब तक बार बार एग्जाइल है, वही हमें समझ में तो आ रहा है पर टाइम पीरियड अब लेनिन का बस बता देते हैं आपको। अभी तक मेरे को पूरे चैप्टर में क्या हुआ वो 1900 में निकलता था एक बार किसी ग्रुप में When was Lenin exiled? The time period. The time period during which Lenin was exiled. सर एग्जाम तो 1897 में हुए थे। ये देखो 2 बार हुए। Forced again into exile. अब ये सेंटेंस पढ़ो। Forced again into exile. ये सेंटेंस पढ़ो। Forced again लिखा है कि फिर से भेजा गया, यानी दूसरी बार फिर भेजा गया। पढ़ो। Forced again to exile. But force again to exile. 1907 ये देखो। 1970 सही है? देखो अब ये सेंटेंस लिख दे तब टाइमलाइन क्लियर हो जाएगी। बट फिर से लिखा देंगे। लिखो लेनिन वाज फोर्स अगेन टू एक्साइल, ठीक है, फ्रॉम 1907 टू 1917 तक। अब 1917 में वो वापस आएंगे सितंबर में, तभी तो अक्टूबर रेवोल्यूशन करेंगे, उन्हीं को तो करना है। और क्या एक महीने बाद किया, सितंबर अक्टूबर में रिवोल्यूशन कर दिया। उन्होंने 3 लेनिन थेसिस दी, बिल्कुल बिल्कुल बच गया। अब देखिए, ओके नाउ एग्जाइल का क्या मतलब? अब देखिए यहाँ से आगे नाउ इन सितंबर लेनिन केम बैक, ये हो गया काम, प्रोविजनल गवर्नमेंट बन गई। बोल सभी कह रहे थे मेरा हिस्सा कहाँ है, हम खुद ही में लड़ रहे हैं। सर हाँ एग्जाइल का क्या मतलब होता है? क्या? एग्जाइल का देश मतलब निकालना, हाँ? देश निकालना। जैसे तुमको देश से निकाल दिया जाए तो कहेंगे एग्जाइल। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट को देश निकालना नहीं दिया गया था, उसे इंग्लैंड 1895 में निकाला। पेरिस में जाओ ना, इंग्लैंड उसको एक वहाँ के टापू में भेज दिया था, आइलैंड में। क्या दिया होगा टीपू सुल्तान। अब देखो नाउ सुनिए, अब जो लेनिन थे वो अप्रैल में वापस आए, इन अप्रैल 19 लेनिन ने निकला जो मैं लिख रहा ये थोड़ी याद थी, देख देख के लिख रहा हूँ। लिखो इन अप्रैल 1917 अब लेनिन आ गए, आया नहीं 17? अरे ये लेनिन की तो बात चलती है। लेनिन क्या गए? अच्छा इन 1917 क्या अब लेनिन आ गए? क्योंकि अब मेंशेविक का कब्जा हो गया। किस पे कब्जा हो गया? शासन पे। मेंशेविक का वो कौन था है? सर वो अलेक्जेंडर करेंसी। ठीक है? दिखाई और लेनिन था। लेनिन आएगा तभी तो सबको संगठित करेगा और कहेगा हमको हमारा हिस्सा दो। रहेगा बोल्शेविक का। सो इस तरीके से देखो अप्रैल 1970 यहीं से अक्टूबर की क्रांति शुरू होती है। 1917 लेनिन अक्टूबर की क्रांति है तो अप्रैल में कानून आफ्टर एग्जाइल। अब देखो, अब मैं सारी टाइमलाइन एक बार फिर लिखा दूंगा। सर उसने कैलेंडर चेंज कर दिया था हैं? ना? उसने कैलेंडर अपना चेंज करा ना? कैलेंडर का ऐसा कहीं लिखा नहीं, लेकिन वो एग्जाइल से लौटा है, देश निकाला से वापस आ गया।
तो अब उसने 3 डिमांड रखी जिसको लेनिन थीसिस कहते हैं, थीसिस। सो अप्रैल थीसिस, सो ही मेड 3 डिमांड्स नोन एज अप्रैल थीसिस। और ये बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन put 3 demands which were known as, और ये डिमांड किसके सामने रखी गई? देखो ये डिमांड किसके सामने रखी गई? जार के सामने हट गया, तो किसके सामने रखी गई? प्रोविजनल गवर्नमेंट, जो टेम्पररी गवर्नमेंट थी उसके सामने रखी गई। और उसने कहा पहला कि युद्ध को तुरंत रोको। पहली अप्रैल थीसिस क्या थी? द वार शुड बी इमीडिएटली स्टॉप, बैंक्स शुड बी नेशनलाइज्ड, कि जिससे लोगों का पैसा डूब ना जाए। अगर प्राइवेट बैंक होगी तो क्या होगा बताओ? सब तरफ तो तुमने कम्युनिस्ट बैठा रखे हैं, सहकारी बैंक बना रखे हैं, लेकर भाग जाएंगे पैसा। 4 लोग बैंक बना के बैठे हुए हैं। तो बैंक को कैसा होना चाहिए? लोगों के हाथ में होना चाहिए कि सरकार के हाथ में? सरकार के हाथ में। तो उसने कहा बैंक नेशनलाइज हो, लोगों का पैसा डूबना नहीं चाहिए। तो लोग कहें ये तो बहुत अच्छा आदमी आ गया, हमारा पैसा डूबने से बचा रहा है और वार भी बंद करवा रहा है। तो इसलिए 3 मांगे क्या थी? तो ये थे और शुड बी डिमांड्स वर, पहला क्या था? वॉर शुड बी फॉट टू एन एंड, अब नहीं लड़ना है। इसकी डिमांड्स हम लिख रहे हैं सोचो। ये बहुत अप्रैल थीसिस इंपॉर्टेंट है। वॉर शुड बी, पूछ सकते हैं ना व्हाट वाज अप्रैल Fraud. का ये मकसद एन एन, इसे खत्म किया जाए। बैंक्स शुड बी नेशनलाइज्ड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो। बैंक्स शुड बी नेशनलाइज्ड। और तीसरी बात इसने क्या कही? लैंड शुड बी ट्रांसफर्ड टू पीजेंट्स, जो जमीनें हैं वो किसानों को दी जाएं। सो लैंड्स शुड बी, अरे जैसे इसने ये बात कही ना, लोग इसके समर्थन में आए तो सैनिक वहाँ युद्ध छोड़ के राइफल वहीं छोड़ के भगे, जाओ अपने गांव, जाओ जमीन लो। लेनिन बांट रहा है, बांट रहा, जमीन ले लो। हाँ। लैंड शुड बी ट्रांसफर्ड टू पीजेंट्स, पहले जैसे वहाँ सामंतों के हाथ में थी, क्लर्जी के हाथ में थी, तो अब लोगों को दी जाए। बहुत बड़ी बड़ी जमीन हमारे गाँव में। नहीं, इसने पूरा अच्छा काम किया। ट्रांसफर्ड टू, समझ में आई बात? लैंड शुड बी ट्रांसफर टू पीजेंट्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है, इसे अंडरलाइन कर लें। अब जरा देखो, इसकी ये 3 डिमांड्स को अप्रैल थीसिस बोलते हैं ना बस। ये 3 डिमांड आपको याद होनी चाहिए। कि जमीनें लोगों में बांट दो। चलो ठीक है, स्लोली बोल्शेविक पार्टी बिकेम पावरफुल। अब अक्टूबर की ओर आ रहे हैं, अप्रैल से, फरवरी से अप्रैल गए। अभी मेंशेविक क्या चल रहा है क्या? मेंशेविक का राज है, ये देखो मेंशेविक का है, अभी वे नहीं है प्राइम, यही ये दे ही नहीं रह सकता। जबकि इससे बोला था, तीनों सेनाओं के सलाहकार ने गुप्त समझौता किया था, देखो अब लेनिन के आते उसको सत्ता दे देना। लेनिन को भी बुला के बोला कि सबको बुला के बैठाया, बोला तुमको सत्ता मिल जाएगी। लोग जब इसके साथ आए और इधर उधर जब हड़तालें की तो इनको बुलाया, अब दे देना सत्ता। फिर इसने क्या किया, गुपचुप समझौता कर लिया जर्मनी से और कहाँ से, बोला ट्रूप आओ और बोल्शेविक को बंद करो अंदर से, उसी में बात कर दो।
जबकि पागल लोग हैं, एक बार दे के खत्म नहीं कर सकते। समझ आई बात कि नहीं? ये बेईमान आदमी थे, कौन? अलेक्जेंडर कैलेंसी। फिर जब इसके ऊपर तोप चलाई गई ना, तोप का नाम भी लिखा है तुम्हारे में, औरोरा, तो उससे मारा गया, इसको सब समझ गया। सर उसको खड़े करके तोप से उड़ाया गया, जैसे किम जोंग उन ने अपने चाचा को उड़ाया गया। अब जरा देखो ना, उसे खिलवाया था उसने। आगे देखिए, बोल शेविंग में हाँ, स्लोली बोल्शेविक्स, बाई एंड बाई भी लिख सकते हो, बाई एंड बाई अगर चाहो वो अच्छा है। बोल्शेविक्स became पावरफुल। जहां लोगों को फायदा दिखेगा वहां लोग जाएंगे, तो धीरे धीरे ये पावरफुल हो गया। सो टू रिड्यूस इट्स पावर, अब इसकी पावर को खत्म करने के लिए क्या करेगा? पावर, नाउ प्रोविजनल गवर्नमेंट स्टार्टेड अरेस्टिंग बोल्शेविक लीडर्स। प्रोविजनल गवर्नमेंट वुमेन शेविक की है ना, प्राइम मिनिस्टर की, तो बोल्शेविक उन्हीं दो ही तो पार्टियां हैं। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट स्टार्टेड अरेस्टिंग, इसको अरेस्ट करना शुरू किया, बोल्शेविक्स को। चलो अब जरा देखिए, सो मैनी बोल्शेविक लीडर हैड गॉन ऑन हाइडिंग, छुप गए। सो मैनी बोल्शेविक लीडर्स, बोल्शेविक लीडर्स अंडरग्राउंडेड, जमीन के अंदर छिप गए। अब जरा देखो, यहाँ से कहानी लीडर्स मिले और इन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई टू रन द कंट्री आफ्टर फेब्रुअरी। प्रोविजनल गवर्नमेंट जो बनी थी, इसमें आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत इन्फ्लुएंशियल थे, बट जो उसमें लिबरल्स और सोशलिस्ट थे, उन्होंने कुछ अच्छे स्टेप्स लिए, लाइक पब्लिक मीटिंग्स पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगे थे उसको हटाया, सोवियट्स जैसे पेट्रोग्रेड सोवियत इसको हर जगह सेटअप किया। इसी बीच बोल्शेविक्स के लीडर लेनिन वापस से रशिया में आए। बोल्शेविक्स ने 1914 से ही वॉर नहीं लड़ने के लिए बोला था। नाउ ही वांटेड कि सोवियट्स पूरा पावर अपने हाथ में ले लें। लेनिन केम अप विद 3 demands which were Lenin's 3 theses. Number 1 was कि वॉर खत्म कर दी जाए, Number 2 कि लैंड पीसेस को ट्रांसफर कर दिया जाए, Number 3 was बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया जाए। उसने ये भी बोला कि अब बोल्शेविक पार्टी को अपना नाम बदल करके कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। धीरे धीरे वर्कर मूवमेंट फैलने लगा, इंडस्ट्रियल एरियाज में फैक्ट्री कमिटीज बनने लगी, ट्रेड यूनियंस बढ़ने लगे, आर्मी की सोल्जर्स कमेटी बनने लगी। ये सब देखिए प्रोविजनल गवर्नमेंट को लगा कि उनका पावर कम हो रहा है और बोल्शेविक्स का पावर बढ़ता जा रहा है, तो उनको कुछ करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने बहुत कठोर स्टेप्स लिए, जैसे लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया, बोल्शेविक्स को जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं उन सबको बंद करना शुरू किया। मीनवाइल कंट्री साइड में पीजेंट्स एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स ने प्रेशराइज किया फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1970, जैसे जैसे प्रोविजनल गवर्नमेंट और प्रोविजनल गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप से उसने डिस्कशंस करना शुरू किया टू स्टार्ट एन अपराइजिंग अगेंस्ट बोल्शेविक्स की जो भी सपोर्टर्स हैं, फैक्ट्रीज में उसे स्टार्ट किया। यहीं तक बात हुई, इतना समझ में आ गया आपको कि नहीं कि लेनिन वापस आ गया? सर और सर कम्युनिस्ट सर बोल्शेविक्स का नाम बदल कर सर कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया। अच्छा ये भी बात की, चलो ये भी लिख देते हैं। सो अब यहाँ पर सुनो, द कन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोविजनल गवर्नमेंट, हाँ हाँ, नाउ बहुत सारे अंडरग्राउंडेड हो गए या केप्ट ऑन हाइडिंग, छुप गए। सो मैनी बोल्शेविक लीडर, इसलिए बहुत ठीक है अंडरग्राउंडेड। सो मैनी बोल्शेविक, ये सो मैनी ना लिखो, सो मैनी बोल्शेविक लीडर्स अंडरग्राउंडेड। समझ में आ गई बात? अब जरा देखो, नाउ द
clash between provisional government and Bolshevik kept on rise. बढ़ता चला गया. So the clash between यानी झगड़ा provisional government and Bolshevik was the cause of October Revolution. यही कारण बना. Was became इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था ये कारण and Bolshevik सत्ता के लिए तो संघर्ष चल रहा था. Bolshevik became cause of October अक्टूबर रिवोल्यूशन. अब इसकी वजह से देखो क्या क्या हुआ इसमें. सो नाउ केरेंस्की ने क्या किया? लेफ्ट द सिटी टू ब्रिंग ट्रूप्स टू प्रिवेंट द सिचुएशन फ्रॉम गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल. बोल्शेविक सपोर्टर्स ने क्या किया? 24 अक्टूबर को स्ट्राइक कर दी, यानी वो प्रदर्शन किया. सो बोल्शेविक लीडर्स सर कुछ 16 अक्टूबर को भी हुआ था. हाँ अच्छा, हम देख रहे हैं अगर ऐसा कुछ होगा. उसमें बताया उसने. ठीक है, तो इसमें बताया था तो देख लेते हैं जो बुक में. ठीक है, वही लिख लेते हैं. बोल्शेविक लीडर्स ये रिवोल्टेड. समझ रिवोल्ट का मतलब समझ में आता है ना? रिवोल्टेड ऑन 24 अक्टूबर. तो इन्होंने रिवोल्ट किया ऑन 24 अक्टूबर. सो केरेंस्की लेफ्ट द सिटी. छोड़ दिया कि कहीं ये हमें ना मार दें. तो केरेंस्की ने क्या किया? लेफ्ट द सिटी. और किस लिए सिटी छोड़ा? टू ब्रिंग ट्रूप्स. सेना लेके आए. उसमें क्या थ्रेट? हैं? उसमें क्या थ्रेट? भाई प्राइम मिनिस्टर है, आप कोई भी एजिटेटर्स हैं मार सकते हैं, पकड़ सकते हैं. ऐसा होता है कि नहीं? तो राजपक्षे देश छोड़कर चला गया था श्रीलंका का. यस सर. लोगों ने जब उसके महल पे आक्रमण किया और उसके गद्दे में लेट रहे थे अपने. तो लेफ्ट द सिटी टू ब्रिंग ट्रूप्स. जब बोल्शेविक ने आक्रमण किया कि भाई हमारी मांगे नहीं मानोगे तो हम एजिटेशन करेंगे, तुम्हें सत्ता हटिया लेंगे, हम मांगे तो मनवाएंगे. तो केरेंस्की नहीं ये सब करना चाहता था, क्योंकि ये ड्यूमा खुद ही कंजर्वेटिव था, अपने हाथ में पावर रखना चाहता था कि नहीं? कंजर्वेटिव्स की तो ड्यूमा थी. तो इसलिए ट्रूप्स. अब जरा देखिए नाउ इतनी बात हुई कि बट एट एंड. अब जरा इसके आगे पढ़ो. इसके आगे यही बताएगा क्या हुआ. एट एंड जो पावर थी ये कैसे नीवा नदी पे वो सारे लोग मिल गए. कौन किसके साथ मिल गया? वर्कर्स एंड सोल्जर्स. But at end workers and soldiers united against government. समझ में आ गई बात की नहीं? इतना होने के बाद सर एक बार रिवाइंड कर देंगे, याद समझ आएगा. बट वो चला गया केरेंस्की. तो बताओ सोल्जर किसके साथ हो गए? जैसे श्रीलंका में बंदूक लिए खड़े थे लेकिन गोली नहीं मार रहे थे, मालूम है कि नहीं? सो इसलिए बट वर्कर्स एंड सोल्जर्स यूनाइटेड. ये यूनाइटेड अगेंस्ट. किसके अगेंस्ट हो गए? प्रोविजनल गवर्नमेंट. यस सर. तो यानी टेम्परेरी गवर्नमेंट. केरेंस्की. अब जरा आगे देखो, थोड़ा सा रिवाइंड करके चला देते हैं, हमें भी कहानी पता नहीं है, हम उधर चले गए. ये देखो
जबकि प्रोविजनल गवर्नमेंट को लगा कि उनका पावर कम हो रहा है और बोल्शेविक्स का पावर बढ़ता जा रहा है, तो उनको कुछ करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने बहुत कठोर स्टेप्स लिए, जैसे लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया, बोल्शेविक्स को जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं उन सबको बंद करना शुरू किया। मीनवाइल कंट्री साइड में पीजेंट्स एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स ने प्रेशराइज किया फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। जैसे जैसे प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक्स में लड़ाई बढ़ने लगी, लेनिन को लगा कि प्रोविजनल गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप सेटअप कर देगी। उसने डिस्कशंस करना शुरू किया टू स्टार्ट एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। बोल्शेविक्स के जो भी सपोर्टर्स थे, आर्मी, सोवियट्स और फैक्ट्रीज में, वो सब साथ था। ऑन 16 अक्टूबर 1970 उसने पेट्रोग्राड सोवियत और बोल्शेविक्स को परसुएट किया फॉर सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर, जिसके लिए मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी। ये जरूरी था, ये हमने नहीं लिखा। उसने मतलब क्या किया, ये लोग लेनिन के जो सपोर्टर थे ना, मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी थी, वो मिलिट्री का हेड था। कौन था? मिलिट्री के हेड से उसने कहा कि भाई हमको सत्ता दिला दो, हम धीरे धीरे पावर में आ रहे हैं। तो उसने केरेंस्की को बुलाया, बोला कि अब ऐसा करना कि इनको सत्ता हैंड ओवर कर देना, जो भी है, द अथॉरिटी शुड बी हैंडेड ओवर टू द पावर ऑफ अटॉर्नी। तो वो राजी हो गया, हाँ ठीक है कर देंगे, लेकिन किया नहीं उसने। वो बाई द वे ट्रूप लेने चला गया। तो ये बहुत बड़ा हेड है, मिलिट्री का हेड है कि नहीं। तो उसने कहा देखो केरेंस्की ने मेरी बात नहीं मानी, उसने अपने सैनिकों से कहा बोल्शेविक को मत मानना, क्योंकि ये हमारे पास आए थे फॉर पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर। उन्होंने कहा हम लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वो भी हमारे लोग हैं, हम क्यों लड़ें, आप हमें पीसफुल ट्रांसफर करा दो। उसने कहा हम करा देंगे, ठीक है कि नहीं। किसने? सो दे वेंट टू, अब इसका नाम भी बताएगा हमें, हम नाम बोल रहे, बुक में लिखा हुआ है, आपकी बुक में भी होगा, मैं अभी बोल रहा हूँ। सो इनके पास मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी के पास गए। कौन लोग गए? बोल्शेविक, कि आप हमें मेंशेविक से सत्ता दिला दो, क्योंकि डिक्टेटरशिप चाहते हैं। अगर डिक्टेटर बन गया तो तुम भी नौकरी रहोगे, सोल्जर भी नौकरी रह गया, नहीं रह जाएगा डिक्टेटरशिप में। तो अब जरा देखो बनाई सोवियट्स ने, which was under Trotsky। ये तुम्हारी बुक में नाम है। अब जरा देखो, बोल्शेविक लीडर रिवोल्टेड, केरेंस्की लेफ्ट द सिटी टू ब्रिंग ट्रूप्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं? बट वर्कर्स एंड सोल्जर यूनाइटेड अगेंस्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसके पीछे यहाँ पे एक अंडरलाइन करके लिख लो, इतनी सी चीज, थोड़ी सी चीज। ये जो हम लोगों ने देखा ना, क्या मिलिट्री रिवोल्यूशनिस्ट पार्टी, क्या आपने देखा थोड़ी देर पहले? ये अपराइजिंग हुआ था, वो कहाँ चला गया? नाम देखा था आपने कि नहीं? जैसे प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक्स में लड़ाई बढ़ने लगी, लेनिन को लगा कि प्रोविजनल गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप सेटअप कर देगी। उसने डिस्कशन करना शुरू किया टू स्टार्ट एन अपराइजिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट। बोल्शेविक्स के सपोर्टर्स थे, आर्मी, सोवियट्स और फैक्ट्रीज में, वो सब साथ बना। 16 अक्टूबर 1970 उसने पेट्रोग्राड सोवियत और बोल्शेविक्स को परसुएट किया फॉर सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर, जिसके लिए मिलिट्री रेवोल्यूशन। देखो लेनिन 16 अक्टूबर को ये काम किया। ऑन 16 अक्टूबर लेनिन, ठीक है, परसुएडेड, किसको? परसुएडेड यानी परसुएडेड याद रहेगा कि अप्रोच्ड याद रहेगा? अप्रोच्ड टू मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी। किसको किया बताओ? हेड। उसका हेड कौन था? लियोन ट्रॉट्स्की। और उसी ने सारा काम करवाया फिर सारा। टू हेड ऑफ मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी, उसका क्या नाम था? लियोन ट्रॉट्स्की, ठीक है। फॉर पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम प्रोविजनल गवर्नमेंट टू बोल्शेविक, फॉर पीसफुल ट्रांसफर, शांतिपूर्वक सत्ता हस्तांतरण के लिए उनके बीच में वार्ता हुई। सो पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम, बात ना करें, प्रोविजनल
गवर्नमेंट टू बोल्शेविक्स। अच्छा, केरेंस्की एग्रीड फॉर इट। क्या उनका प्रधानमंत्री एग्री हो गया? सो केरेंस्की एग्रीड फॉर इट, क्योंकि उनके साथ सेना मिल गई थी। इतना एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा कि ये सब हुआ। ट्रॉट्स्की का भी नाम नहीं है, तो करेंसी एग्री हो गया। लेकिन बाद में जब 24 तारीख को उन लोगों ने क्या किया, ये लोग सिटी में आ गए, तो वो भाग गया, और भाग गया ट्रूप लाने भाग गया। ठीक है, तो ट्रूप लाने भाग गया तो क्या हुआ? अब इसके आगे की कहानी सुनो। लिखो लिखो। सर वैसे लेनिन हाउस को क्या लेनिन हाउस को देखो, ये 1907 में एग्जाम कर दिया था, वो जार ने किया हुआ। कोई रीजन तो है ऐसे क्या? जो वो पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं चाहता, कुछ भी पॉलिटिकल एक्टिविटी। लेनिन सबसे बड़ा सुप्रीम था, उसके आते ही जैसे ही लेनिन सत्ता से गया, लेनिन 3 फरवरी को गया, तो लोगों ने वो क्या कहते हैं, जार चला गया निकोलस ना, लोगों ने कहा लेनिन को बुला लो, अब तो जार नहीं है ना, तो जार के जाते बुला लिया गया। कहता हमारा आदमी बाहर क्यों रहे, जिस सरकार ने दंड किया वो तो गिर गई। अब देखिए, केरेंस्की था। अब एक मिनट रुको, ये देखो अक्टूबर रेवोल्यूशन में क्या हुआ, 24 की बात हो रही है। सो ऑन 24 जो लेफ्ट हो गया, तो देखो यही 24 अक्टूबर का रेवोल्यूशन है, बात ना करें। ऑन 24 अक्टूबर 1917 रिवॉल्यूशन। यहाँ पर क्या क्या हुआ? सो मिलिट्री मैन सीज्ड बिल्डिंग टू बोल्शेविक न्यूज़पेपर। कुछ लोग ऐसे भी थे मिलिट्री में जो लॉयल थे केरेंस्की के, लॉयल मिलिट्री मैन ऑफ केरेंस्की। उन्होंने 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर एजेंसी पर बिल्डिंग पे कब्जा कर लिया। वो लोग बोल्शेविक के बिल्डिंग पे कब्जा कर लिया। सो लॉयल, यहीं से सारा खेल शुरू हुआ। लॉयल मिलिट्री मैन, कुछ लोग तो सेना में होते हैं ना जो प्रधानमंत्री के भी वफादार होते हैं। सो मिलिट्री। सर तो इसके दिन पहले केरेंस्की ने लेफ्ट कर दिया सिटी, फिर ये सब हुआ। कैप्चर उसी दिन ही लेफ्ट कर दिया, लेफ्ट तो कर ही दिया, लेकिन उनके आदमियों को उसने संदेश किया कि कब्जा कर लो। सो कैप्चर्ड बोल्शेविक, तो मिलिट्री मैन, सो कैप्चर्ड बोल्शेविक न्यूज़पेपर बिल्डिंग्स। न्यूज़पेपर, बात ना करें, आता है तो भी बात ना करें। बिल्डिंग्स, न्यूज़पेपर बिल्डिंग बोले सब तो सरल है, सोवियत के बारे में कौन नहीं जानता, और ऐसे नहीं सोचो, आ रहा है तो भी दूसरे को पढ़ने दो। ठीक है, तो उन्होंने कब्जा कर लिया बोल्शेविक की बिल्डिंग पे, न्यूज़पेपर की। अब इसके बाद क्या हुआ? नाउ तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स थे, सपोर्टर मिलिट्री मैन वर सेंट फॉर प्रोटेक्टिंग विंटर पैलेस। जाओ इनको कब्जा करो, विंटर पैलेस की सुरक्षा करो। सपोर्टर्स थे ना वो लोग। सपोर्टर्स वर सपोर्टर्स मिलिट्री मैन सेंट
for protecting official buildings and winter palace. जब ये सारी बात किसने सुनी? ट्रॉट्स्की ने। उसे बड़ा नापसंद आया, बोला देखो हमने शांतिपूर्ण कहा था, ये तो झगड़ा कर रहा है। तो अब आगे की क्या बात हुई? नाउ सो मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर्ड, उसने क्या अब किया? दैट इज लियोन ट्रॉट्स्की, मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी का लीडर, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष। उसने ऑर्डर किया जाओ और बड़ा सा नेवल शिप ले जाओ विक्रांत, और तोप से उड़ा दो बंगले को विंटर पे। विक्रांत नाम है शिप का? नहीं, हमारे यहाँ का है, उनके यहाँ का अरोरा है। सो लियोन ट्रॉट्स्की जो हेड था किसका? हेड ऑफ मिलिट्री रिवॉल्यूशन, क्योंकि उसी के द्वारा ये मीटिंग प्रिसाइडेड थी। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? बोलो। लियोन ट्रॉट्स्की ने तो कराई थी सबको मिला के, और उसको फिर नापसंद आया कि हमारी बेईमानी कर रहे हैं, इट इज डिसरिस्पेक्ट टू मी। हमने कहा था पीसफुल हस्तांतरण होना चाहिए, उसे दे देना चाहिए। अब कर रहे हैं, चलो तोप से उड़ाओ। हेड ऑफ मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी, इसने क्या किया? ऑर्डर्ड, ठीक है, इट्स सपोर्टर्स, ऑर्डर्ड इट्स ट्रूप्स टू अरेस्ट मिनिस्टर। बोला सारे ड्यूमा को बंद कर दो जेल में, जितने 835-890 ड्यूमा में जो लोग थे, हाँ जो ड्यूमा में इलेक्ट हुए थे, कहा सबको बंद कर दो। उन लोगों के ड्यूमा ही ड्यूमा भी तो प्रोविजनल गवर्नमेंट में थी, वो सब कंजर्वेटिव थी। ट्रूप्स टू अरेस्ट, ठीक है, मिनिस्टर्स, सबको नहीं किया, जो मिनिस्टर्स थे उनको, वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, ऐसे नहीं होते जैसे, इन सबको कर दिया। एंड द शिप औरोरा शेल्ड द विंटर पैलेस, इवनिंग में, उसी शाम को। एंड सर उनके पास एडवांस शिप भी थे उस टाइम? इवनिंग, ठीक है, थ्रू नीवा रिवर केम द मिलिट्री शिप औरोरा, इसका भी नाम पूछ रहा था। थ्रू नीवा रिवर केम शिप औरोरा एंड शेल्ड, और उसने किस पे बम गिराया? विंटर विंटर पैलेस। विंटर पैलेस। और इसके बाद नाउ बोल्शेविक कैप्चर्ड द पेट्रोग्राड सिटी एंड देन कैप्चर्ड मॉस्को एंड देन कैप्चर्ड होल रशिया। बस देखा था नाउ मॉस्को बोल्शेविक, पहला शहर कौन था? पेट्रोग्राड में ही हो रहा था। जैसे विंटर पैलेस गिरा, लेनिन वहां के नेता बन गए। बोल्शेविक कैप्चर्ड पेट्रोग्राड, पीट्सबर्ग था, उसी का नाम है पेट्रोग्राड। देन नेक्स्ट मॉस्को, और फिर उसके बाद एंड स्लोली द कंप्लीट रशियन रीजन। सिलिकॉन वैली नहीं ऐसा कुछ आ रहा है पिट्सबर्ग में आई थी तो रशियन रेवोल्यूशन का इस तरीके से सफलतापूर्वक अंत हुआ, और जो सत्ता थी वो अब मेनशेविक से बोल्शेविक के हाथ में आ गई। यहाँ तक बात हो गई, बाल कांड समाप्त हुआ। यहाँ से आगे चलते हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक इनके हाथ में मैक्सिमम रशिया आ गया।
अक्टूबर नवंबर 3 महीने में कैप्चर भी करना कैप्चर कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई? अभी और है कि चैप्टर? देखो अक्टूबर रिवॉल्यूशन आपको समझ में आ गया कि क्या हुआ। एंड अब most of the Russian empire and Lenin become the leader of Russia. Vladimir Lenin ये 1917 में लीडर बन गए। The leader of Russia in 1917 कब बने? 1970 अच्छा 1917 में ये बने, लेकिन इसके बाद आफ्टर डेथ ऑफ लेनिन 1929 स्टालिन बिकेम द लीडर। आफ्टर स्टालिन कौन है? लीडर बनाने वाला। मतलब वो एक बोल्शेविक का ही था, लेकिन एक क्रूर शासक था। जोसेफ स्टालिन अभी सच हिटलर से बड़ा था। डेथ ऑफ फिर ये मरेगा स्टालिन लेनिन हिटलर वो उसने लगभग हरा दिया था। जो जगह ठीक है। Now, वही था पूरे जर्मनी को लगभग after death of Lenin, Stalin became leader of Russia। वो भी उसका था, लेकिन उसने इसने ब्रूटली लोगों से कहा कि सबकी जमीन मिलाओ, सबकी जमीन मिलाओ, कोड़े मार मार के सबकी जमीन मिलवा दी। और सो ब्रूटली क्रूरता पूर्वक, और सब डिसकंटेंटेड हो गए कि सबकी जमीन कहाँ मिलेगी, कहाँ वो सबको जमीन दिलवा रहा था लेनिन। और इसने कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम कॉलहोज चलाया और सबकी जमीन मिलवा दी। आखिरी पैराग्राफ है बुक का। सो समझ में आया? और जो रशियन रिवॉल्यूशन था वो बिल्कुल सोशलिज्म लोकप्रिय नहीं रहा। हाँ इस तरीके से देखो in 1929 22 Jan 1905 को ब्लडी संडे हुआ प्रोग्राम। वो उस दिन कुछ पावर इधर से उधर सो उसने कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम चलाया कि सब लोग अपनी जमीन मिलाओ। लोग नहीं चाहते थे मिलाना, ठीक है। एंड फोर्स टू कल्टीवेट to cultivate in collective farms known as kolkhoz. That is collective farms called, उसको क्या कहा गया जो कलेक्टिव फार्म थे? kolkhoz। kolkhoz तो ये उस जमीन को kolkhoz कहा जाता था कि जिसमें सब लोग एक साथ खेती करते थे। तो इस नाउ इसकी वजह से क्या हुआ? ड्यू टू दिस, दो लाइन और है। ड्यू टू दिस द प्रोडक्शन ड्रॉप्ड रैपिडली। जब तुम सबकी जमीन मिला दोगे तो खेती कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। तुमने मिला सबकी जमीन है, जाओ खेती करो। बैठे बात कर रहे हैं कौन खेती करे। तो अब सर अभी वो दो रोटी वाला सिस्टम था भाई वो सब उनके टाइम पे था, सबको अलग अलग जमीन दी थी तो दो कुछ चीजें थी, लेकिन इन्होंने क्या किया? वो कम्युनिटी लैंड, अब इन्होंने सरकारी लैंड बना दी। तो उससे क्या हुआ? द प्रोडक्शन ड्रॉप्ड रैपिडली और भूखमरी आ गई। और रशिया में कितने लाख लोग मारे गए बताओ इसके अभी? सर 70 लाख। ये कितना अच्छा बताना है कि वो सबसे अच्छा अमितेश ने बताया 40 लाख। अभी वो 7 मिलियन पहले वाला था। अभी का सुनो, 40 लाख। जब लोग खेती नहीं करेंगे
नाउ 4 मिलियन लोग। ये तो जयपुर 4 million. पीपल, तो पीपल लॉस्ट इंटरेस्ट इन फार्मिंग। जब सबकी जमीन एक साथ मिला दोगे तो क्या होगा बताओ? किसी को मन ही नहीं मन नहीं करेगा। करेगा। लॉस्ट कोई क्यों टाइम इंटरेस्ट इन फार्मिंग। सर वो क्या लिखा है? In 1929 तो ये फार्मिंग में उनका इंटरेस्ट हो गया खत्म। प्रोडक्शन ड्रॉप्ड, क्रॉप प्रोडक्शन ड्रॉप्ड रैपिडली। हाँ बोलो बेटा। पर वो in 1929 he started कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम, सबकी जमीन चकबंदी, चकबंदी जानते हो ना? नहीं सर ये जान, मैं नहीं जानती। सब जमीन मिला दो। उसने जमीन मिलवाई और ये फोर्स लॉस्ट इंटरेस्ट इन फार्मिंग एंड क्रॉप प्रोडक्शन ड्रॉप्ड रैपिडली ना। ये लोग तो ऐसे सबकी जमीन मिला दी, बोला सब लोग एक ही खेत में जाओ खेती करो। कोई करेगा खेती? नहीं सर। पीपल लॉस्ट इंटरेस्ट, और फिर क्रॉप प्रोडक्शन ड्रॉप हो जाएगा कि नहीं? एंड क्रॉप प्रोडक्शन ड्रॉप्ड रैपिडली, ड्रॉप्ड। अगर रैपिडली ड्रॉप्ड होगा तो बोलो क्या होगा? भुखमरी, famine. कॉजिंग स्टारवेशन। स्टारवेशन हो गया क्या? हाँ, वो तो अकाल. ठीक है। एंड इट रिजल्टेड डेथ ऑफ 4 मिलियन पीपल। रिजल्टेड डेथ ऑफ 4 मिलियन पीपल। सुनिए अब लास्ट लाइन। सून द सोशलिज्म इन रशिया बिकेम अनपॉपुलर इन यूरोप। अब जब वो लोग कह रहे हैं यहाँ तो मर रहे हैं लोग, ये बेकार है सोशलिज्म। यूरोप में तो चला ही नहीं ना। नहीं था, लेकिन लोग हो गली दृष्टि से देख रहे थे कि शायद सक्सेस हो जाए, लेकिन नहीं तो बेकार है, यहाँ लोग मर रहे भूखे। तो सून सोशलिज्म इन रशिया बिकेम अनपॉपुलर इन यूरोप। समझ आई बात? रशिया का सोशलिज्म इधर अनपॉपुलर, क्योंकि वहाँ भी सोशलिस्ट पार्टी थी, लोग उनके गई गुजरी नजरों से देखने लगे। यहाँ पे रशिया में अनपॉपुलर क्यों हुआ? वहाँ तो था ही, वो तो बेकार ही था, लेकिन दूसरी जगह जो उसकी फेम थी कि बड़ा अच्छा चल रहा है। हाँ पॉपुलर हो रहा तो सून है। ये क्राइम भी आई थी ये बिकेम मैं तो लास्ट टाइम ये पूरा चैप्टर हो गया। अब कल हम 4-5 क्वेश्चन इसके करा देंगे, और हमने आपको जो पढ़ा दिमाग में इसको पूरा पढ़ लेना। हम लोग सिखाएंगे ही, थोड़ा पढ़ लोगे ना तो तो आपने लिखा है अगर वो पूरा पढ़ ले तो एग्जाम में हो जाएगा। तब पूरा कर लोगे, इसी में से सवाल। तो आएंगे ना. हम भी फिर भी क्वेश्चन कराएंगे आपको। नहीं